नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों, वैल्यूडेशन के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसा प्रेस रिलीज डिस्कस करने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इशू किया हुआ है और जहां पर ये क्लेम किया गया है कि 98% एप्लीकेशंस फॉर हायर पेंशन हैज बीन प्रोसेस्ड बाय ईपीएफओ। अब दोस्तों, ये फिगर जैसा ही कोई हायर पेंशन का एप्लीकेंट सुन लेगा ना, तो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगेगा, क्योंकि जो सत्यता चल रही है हायर पेंशन की, वो कुछ अलग ही तरह से चल रही है। क्योंकि जिस तरह के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं और जिस तरह से फाइनल डिमांड लेटर्स इशू हुए हैं, इनमें और इस प्रेस रिलीज में जो फिगर्स दिए गए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ये प्रेस रिलीज कहता क्या है और एक्चुअली इसके पीछे का जो ट्रुथ है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेस रिलीज क्या बताता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने वैल्यूडेशन विद हर्षवर्धन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में मैं आपके मदद के लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाता हूं जो फाइनेंशियली आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं, फाइनेंशियली आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बना है, आपके फायदे के लिए बना है, और अगर आप यहां पर दी गई इंफॉर्मेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो कंटेंट जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का यहां पर प्रेस रिलीज है और ये रिलीज दिया गया था 11 जून 2025 को। और दोस्तों, इसका ओकेशन बेसिकली ये था कि मोदी गवर्नमेंट को 11 साल हो चुके हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक्चुअली क्या किया हुआ है उसका एक छोटा सा ब्यूरो दिया जाए, उसके लिए दोस्तों ये प्रेस रिलीज किया गया था। अब दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन इसमें से काम का जो पैराग्राफ है दोस्तों, वो हम यहाँ पर नोट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये कहता है, 3 premier institutions in Hyderabad exemplify this transformation. The EPFO regional office Barkatpura has set new standards in service delivery through digital innovations, speedy claim settlement, and effective grievance redressal. With over 27 lakh accounts managed and 98% of pension and higher wages claim implemented, it stands out as a national model of efficiency. अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इन्होंने कहा है 98% ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस क्लेम इंप्लीमेंटेड। और दोस्तों, ये कहां पर इंप्लीमेंट हुए? ईपीएफओ ऑफिस बरकतपुरा जो हैदराबाद में है, और इसको कह रहे हैं कि इट स्टैंड्स आउट एज नेशनल मॉडल ऑफ एफिशिएंसी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर 95% एप्लीकेशंस हायर पेंशन के बरकतपुरा ऑफिस ने क्लियर कर दिए तो डेफिनेटली उसको अवार्ड भी दे देना चाहिए कि भाई आप बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि आपने 2.5-3 साल बाद कम से कम आपने तो भी 98% एफिशिएंसी पे काम कर कर दिखाया है। बाकी सारे ऑफिस तो 60% तक भी शायद नहीं पहुंच पाए। पहले तो ये बात समझना मुश्किल हो रहा है कि भाई 2.5 साल के बाद में कोई ऑफिस 98% एफिशिएंसी दिखा रहा है तो हम उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, पीठ थपथपा रहा है तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि नेशनल एवरेज क्या होगा। और अगर ये नेशनल एफिशिएंसी का मॉडल है तो भाई ये मॉडल बहुत थके हुए स्पीड से चल रहा है। स्पीड इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने एप्लीकेशंस पास किए, लेकिन आपने वो एप्लीकेशंस किस टाइम लिमिट में पास किए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2022 में, और जो हायर पेंशन का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी जून 2023। आज कौन से महीने में दोस्तों हम है जून 2025 में, और जून 2025 में 2 साल बाद अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिस 98% एप्लीकेशंस प्रोसेस कर चुका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी डिमांड लेटर इशू हो गया, पीपीओ इशू हो गया, उन्होंने प्रोसेस कर दिए, तो दोस्तों क्या उसकी पीठ थपथपाना जायज है? ये चीज भी हमको देखनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि हायर पेंशन के ऊपर कुछ तो एक्शन लिया जाएगा, डिमांड लेटर इशू किए जाएंगे, लेकिन अभी तक भी 2% इस ऑफिस के भी बचे हुए। ये भी दोस्तों हमको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर नेशनल एफिशिएंसी की बात की जाए तो दोस्तों, अप्रैल 2025 में जो फिगर्स सीपीएफओ ने रिलीज किए थे वो इस तरह का कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं करते। चलिए मैं आपको वो फिगर्स भी दिखाता हूं। देखिए, अभी जो आपको स्क्रीन पर फिगर्स दिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि भाई जो टोटल एप्लीकेशंस हायर पेंशन के लिए आए थे वो आए थे 17.49 लाख। और दोस्तों, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो 5th कॉलम है, 5th रो है इसका, वहां पर आपको पता चलेगा कि डिमांड लेटर जो इश्यू हुआ है अगेंस्ट 17.49 एप्लीकेशंस, दे आर जस्ट 3.71 लाख एप्लीकेशंस ही यहां पर डिमांड लेटर इश्यू हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम एफिशिएंसी निकाले कि भाई एफिशिएंट तरीके से कितने डिमांड लेटर इश्यू है, तो पता है फिगर कितना निकलता है? वो फिगर निकलता है सिर्फ और सिर्फ 21% का।
और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस रिजेक्ट कितने हो गए, जिनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसका फिगर पता है आपको कितना निकलता है? वो फिगर निकलता है 10.5 लाख फिगर का। अब दोस्तों ये 10.5 लाख फिगर आउट ऑफ 17.49 लाख अगर आप निकालेंगे तो दैट कम्स अराउंड 60 to 61%। तो दोस्तों अगर अप्रैल 2025 तक का, मतलब कि 30 अप्रैल 2025 तक का भी अगर मैं एफिशिएंसी रिकॉर्ड देखूं, तो इसमें ये बात तो समझ में आती है कि 60% फॉर्म्स तो आपने रिजेक्ट ही कर दिए थे। उसके बाद आपने जो डिमांड लेटर इशू किए वो सिर्फ 20% है, और बचे हुए 20% अभी भी सिस्टम में फॉर्म घूम ही रहे, उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ नहीं है। तो दोस्तों किस तरह से ये नेशनल एफिशिएंसी यहां पर दिख रही है ईपीएफओ की। अब आप देखिए कि कोई एक ऑफिस 2 साल में 98% फॉर्म्स को प्रोसेस कर देता है, और मैं बोलता हूं प्रोसेस करना और उसके ऊपर सक्सेसफुली डिमांड लेटर इश्यू करना ये दो अलग चीज है। क्योंकि अगर आपके पास आने वाले फॉर्म्स में से 60-70% अगर आप रिजेक्ट ही कर देने वाले हैं, तो फिर आप अपनी पीठ थपथपा किस चीज के लिए रहे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर था कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भी आपको हायर पेंशन देनी है, लेकिन फिर भी आपने वहां पर एक नई चीज निकाल दी, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स, और ट्रस्ट रूल्स बोल बोल के बहुत सारे फॉर्म्स आपने रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। अब दोस्तों चलो आपने रिजेक्ट किए तो किए, पहले ही आपने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि भाई हम तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे एन कैन तरीके से। हमको लगता है कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले सुप्रीम कोर्ट ने उसका कहीं पर भी जजमेंट में उल्लेख ना किया हो, भले ही ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते वक्त एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल्स की कोई भी बात नहीं की हो, लेकिन फिर भी आपने उसको यूज करके यहाँ पर फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए 60 to 70%। आपने टोटल डिमांड लेटर इशू किया सिर्फ और सिर्फ 21%, और उसके बाद आप कहते हो कि एक फलाना ऑफिस ने 98% की एफिशिएंसी दिखाई और उसकी हम पीठ थपथपाएंगे, और वो बिल्कुल नेशनल एफिशिएंसी का मॉडल होना चाहिए। तो दोस्तों ये अगर नेशनल एफिशिएंसी के मॉडल है, तो फिर ऐसे मॉडल देश में ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर सच में करना चाहते हैं तो भाई ज्यादा से ज्यादा डिमांड लेटर इशू कीजिए। अगर आपने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं और उसके ऊपर अगर आप एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं, तो भाई कोई अपील प्रोसीडिंग्स रखिए कि भाई किस तरह से लोग अपील कर सके कि भाई हमारा फॉर्म गलत तरह से रिजेक्ट हुआ। बताए जो 3-4 मेजर कारण है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, उनमें से एक कारण है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल। उसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कोर्ट में जा चुकी हैं, और यही एफिशिएंसी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईपीएफओ को लगता है कि काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, काम सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी कोर्ट में गए हुए हैं वो अभी 2 से 3 साल दोस्तों उसके ऊपर केसेस चलेंगे, और ईपीएफओ के वकील उस पर बिजी रहेंगे। ईपीएफओ को उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा, और अगर खुदा ना खास्ता जो डिसीजन है कोर्ट्स का वो एम्प्लॉयज के फेवर में आ गया, तो फिर से ये पूरा साइकिल शुरू होगा। और दोस्तों उस समय पर पता है क्या बताया जाएगा कि जिस दिन से जजमेंट आया उस दिन से हमने इतना इतना काम कर दिया, इसलिए हम बहुत एफिशिएंट है। भाई जजमेंट तो 2022 में आ चुका, तो ऑलरेडी 3 साल 2.5 साल खत्म हो चुके हैं उसके लिए, वही से काउंटिंग कीजिएगा फिर से। एफिशिएंसी ये मत बोलिएगा कि बस नए जजमेंट से हमने एफिशिएंसी दिखाई है, क्योंकि उस एफिशिएंसी के कोई मायने नहीं है, क्योंकि लोग खुश नहीं है। देखिए दोस्तों आपने बहुत काम किया, मतलब एक क्रिकेटर ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो देश को एक भी मैच कभी जिता नहीं पाया, उसकी टीम कभी भी देश को एक भी मैच जिता नहीं पाई। तो वो क्रिकेटर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या उसको दिया गया काम पूरा हुआ? क्या उसको दिया हुआ गोल पूरा हुआ? नहीं, उसको नहीं में ही काउंट किया जाएगा। उसी तरह से ईपीएफओ को एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो वो भी एक वेलफेयर ओरिएंटेड जजमेंट ही था। लेकिन आपने सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट करके काम खत्म कर दिया, बता दिया, लेकिन इस काम खत्म करने से जो उसका एंड कस्टमर है, जो एक पेंशनर है, जो एक ईपीएफओ मेंबर है, उसको कितना फायदा हो, वो भी दोस्तों हमको काउंट करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमने एफिशिएंसी देख ली, आपको उस एफिशिएंसी की यूटिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि क्या आपने जो भी काम किया है वो देश के काम आया हुआ है, क्या वो जनता के काम आया है, क्या उससे जनता का वेलफेयर हुआ है, जो आपका बेसिक मैंडेट है, जो आप जिससे आपको फॉर्म किया गया था, क्या वो पूरा किया गया है कि नहीं किया गया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वेज डिटेल्स के नाम पे फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, एम्प्लॉयर्स ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया फॉर्म्स के ऊपर, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बोल के फॉर्म रिजेक्ट हो चुकी है। उसमें से 2 चीजें तो बहुत वर्केबल थी, एक वो कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो भाई ईपीएफओ का काम उनको डंडा मारे और उनसे रिस्पॉन्स ले, क्योंकि आप हर साल वहां पर ऑडिट के लिए जाते हो, आप हर साल वहां पर चार्जेस लेते हो कि भाई हमने ऑडिट किया,
तो भाई उनसे आप ये सब चीजें कर सकते हो जो आम आदमी के काम की नहीं, जो सिर्फ ईपीएफओ का प्रोसीडिंग्स पूरा करने के काम में आती है, तब दोस्तों आप हाईली एफिशिएंसी दिखाते हो। लेकिन जब भाई आपको ये बोलना है कि कुछ भी करो, आपके जो पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है इस तारीख के पहले आगे आने चाहिए वरना आपके ऊपर फाइन डाला जाएगा, ये काम आप नहीं करते हो, तब आप एस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं करते हो। बस जब आपके फायदे की बारी आती है, जब प्रोसीडिंग्स पूरी करनी है, ऑडिट करनी है, चार्जेस लेने हैं, ये लेना है, फलाना ढिमका करना है, तब आप पहुंच जाते हो। लेकिन जब उनको फोर्स करना है कि भाई आपके एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन आप सामने क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तब आप उनको कुछ भी नहीं पूछते। जब वेज डिटेल मिसमैच होता है तो भाई वेज डिटेल कौन देगा? एम्प्लॉय कहां से आपको वेज डिटेल लाके देगा? एम्प्लॉय का जितना भी वेज डिटेल्स है वो या तो एम्प्लॉयर के पास होगा या तो ईपीएफओ के पास होगा, क्योंकि इतने सालों से जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उन दोनों के बीच में चल रहा है। एम्प्लॉय के तो बस अकाउंट से पैसे कटते हैं और एंड में वो पीपीओ लेने के लिए तैयार हो जाता है, उसका सिर्फ इतना ही रोल होता है। तो वहां पर आप उन ऑफिसर्स को क्यों नहीं हड़का रहे कि भाई आपका वेज डिटेल सही तरह से क्यों नहीं आ रहा, मैच क्यों नहीं हो रहा? आपके ऑफिशियल्स जाए, ऑडिट करे और डिटेल्स मैच कराए। लेकिन वहां पर आपको एफिशिएंसी नहीं दिखानी है, आपने एफिशिएंसी दिखाई कि भाई फॉर्म को रिजेक्ट कर दो, बस हो गया। 60% काम तो वही खत्म हो गया। 20% एप्लीकेशंस दे दो और 20% एप्लीकेशंस जो है वो घूमते रहेंगे। 20% डिमांड लेटर इशू करने के बाद में अगर आप खुद को हाईली एफिशिएंट मान रहे हो और इसको नेशनल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई ऐसा नेशनल मॉडल काम खत्म करने के लिए तो काम आएगा, इस नेशन के लोगों के काम तो नहीं आ रहा है। और मेरी ईपीएफओ ऑफिशियल्स यही गुजारिश है कि थोड़ा सा सिंपैथेटिक अप्रोच रखे, एम्पैथेटिक अप्रोच रखे। देखिए भाई एक आम इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, व्हाइट मनी कमाता है, व्हाइट टैक्स भरता है, और उसके बाद अगर दोस्तों इस तरह की डिपेंडेंसी उसको आ जाती है कि भाई सोशल वेलफेयर हो नहीं रहा है, जिस पर्पस के लिए मेरे अकाउंट से पैसे कटे गए थे वो सोशल वेलफेयर का कोई खास बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा है, आज की इस महंगाई में वो चीज चल नहीं रही है, तो वहां पर दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम अपना एंड गोल साध्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं जब ये वीडियो ईपीएफओ ऑफिशियल्स तक पहुंचेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी और वो अपने काम को इवेल्युएट करने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलेंगे। मिनिस्ट्री की कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मिनिस्ट्री तो वही करेगी जो डेटा उसको मिलेगा, लेकिन जो डेटा दे रहा है उसके जो आगे पीछे हमको देखना है, आगे पीछे जो हमको देखना है कि भाई यूटिलिटी कितनी हासिल हुई उस चीज की, वो तो ईपीएफओ को ही बतानी होगी मिनिस्ट्री को। वरना मिनिस्ट्री क्या ही कर सकती है, उनके अंडर इतने सारे ऑफिसर्स आते हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो मिनिस्ट्री किस किस चीज पर एक्शन लेगी, किस किस डेटा को वेरीफाई करेगी। तो जब आप डेटा दे रहे हो ईपीएफओ ऑफिशियल्स, तो आपको सही डेटा देना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट क्या है ये भी आपको मिनिस्ट्री को बताना चाहिए, तब शायद मिनिस्ट्री इवैल्यूएट कर सकेगी कि भाई ये काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का ये डिस्कशन किसी ना किसी ईपीएफओ ऑफिशियल के पास पहुंचेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा संवेदना सिस्टम में क्रिएट होगा और कोशिश की जाएगी कि भाई जो रिजल्ट्स हम दिखा रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे बॉसेस को, उसमें एक्चुअली एफिशिएंसी के साथ साथ कितनी यूटिलिटी हासिल हुई है, कितना एंड रिजल्ट हासिल हुआ है, कितना वेलफेयर हुआ है, इसका भी जजमेंट अगले बार ईपीएफओ ऑफिशियल्स सरकार को देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है, अगर आपको लगता है कि हम सबके मन की जो भावना है वो मैंने सही शब्दों में यहाँ पर कैमरा के सामने रखने की कोशिश की है, तो दोस्तों मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज मैंने गलत बोल दी या कोई चीज मैंने छोड़ दी, तो वो भी दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पर भी हो सके उस चीज को इनकॉर्पोरेट करूं और अगले एपिसोड्स में दोस्तों आपके सामने ले आऊं। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपके जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। दोस्तों हायर पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हमको आते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसका एकमात्र तरीका है कि अगर हम एकजुट हो जाए और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में एक दूसरे की मदद करें, जहां पर भी इंफॉर्मेशन आती है एक दूसरे का शेयर करें, तो दोस्तों हम एक दूसरे की मदद ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के लिए दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, चैनल नहीं है वो एक ग्रुप है, जहां पर हम साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। उसका क्यूआर कोड दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ अगर आप क्यूआर कोड से ज्वाइन नहीं कर सकते तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने डाल रखा है, आप उसको यूज करके भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारे समान ही लोग हैं जो ईपीएफओ के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, ईपीएस के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के काम वहां पर सॉल्व हो चुके हैं, कुछ कुछ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस आपके काम है। तो दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। और दोस्तों आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।